और मेरा ताल्लुक उसी खुसूसी सेल से है जो पाकिस्तान से डील करता है। आजकल हम लोग इन पाकिस्तानियों का दिमाग दुरुस्त करने के लिए वहाँ फुलझड़ियाँ चलाते रहते हैं और अपने कर्नल जोशी इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं। पाकिस्तान से जब भी किसी धमाके की खबर आए तो समझ लो अपने कर्नल साहब ने हाथ दिखा दिया। अरे ये कहो ना, अब तो बात समझ आ गई। बाबा तुम इंटेलिजेंस के लोग होते ही बहुत खतरनाक हो। उसने अपने होंठों पर जबरी मुस्कुराहट जमाते हुए कहा। अभी से कैसे अंदाजा हो गया महाराज, अभी तो शुरुआत है। सुदर्शना ने बिल्कुल फिल्मी हीरोइनों की तरह उसकी तरफ झुकते हुए कहा। सलीम उसकी इस हरकत से बुखला कर रह गया था। उसके कानों की लोएं सुर्ख हो रही थी और सुदर्शना उसकी इस हालत से दिल ही दिल में लुत्फ अंदोज हो रही थी जब लाला जी ने दूसरे कमरे से नाश्ता तैयार है की आवाज लगाई। मालूम होता है तुम मुझे कुछ करने से पहले ही मार डालोगी, सलीम ने उठते हुए कहा। नहीं, मैं आपको एक भरपूर और शानदार जिंदगी दूंगी, बस कुछ दिन इंतजार कीजिए, उसने अजीब सी बात कहती। नाश्ते की मेज पर राहुल करीबन भागता हुआ गया था। उसकी मां ने जबरदस्ती उससे अपने मुंह पर पानी की छींटे मारने पर मजबूर किया था। सलीम की अजीब हालत हो रही थी। उसने वह मुश्किल खुद को नॉर्मल रखा हुआ था। नाश्ता भी उसने बददिली से किया, लेकिन क्या मजाल जो उसकी किसी हरकत से भी उसका अब नॉर्मल होना जाहिर हुआ हो। वो उनकी हर बात पर बादल नख्वास्ता ही सही उनके साथ हंस रहा था। पहले जरा टेलीग्राफ ऑफिस तक ड्रॉप करती जाना, मैंने एक ओवरसीज कॉल करनी है, उसने किसी गीत की धुन गुनगुनाती सुदर्शना से कहा। कहाँ करनी है बेटा, घर पर फोन है ना, लाला जी ने कहा। अरे छोड़िए पापा, जब अपने पास डायरेक्ट लाइन है तो क्यों बिल दें, सुदर्शना ने कहा और लाला जी मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद वो इसकी मारुति में जा रहा था। सुदर्शना उसे अपने घर से करीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर एक जदीद प्लाजा में ले आई थी, जहां एक प्राइवेट कॉल ऑफिस के सामने उसने गाड़ी रोकी। ये कॉल ऑफिस एक मेडिकल स्टोर में बनाया गया था। सुदर्शना की शक्ल पर नजर पड़ते ही स्टोर में मौजूद एक दरमियानी उम्र के सिख के होंठों पर मुस्कुराहट तोड़ गई। सलीम को फौरन अंदाजा हो गया था कि या तो ये शख्स राह का कोई सोर्स है या फिर ये राह का कोई सेफ हाउस है। अमूमन इंटेलिजेंस के लोगों का काम करने का तरीकाकार ऐसा ही होता था। सत श्री अकाल बहन जी, सरदार ने दोनों हाथ बांधते हुए बेशर्मी से दांत निकाले। सुदर्शना ने जवाब में बड़ी रौनक से कहा। उस वक्त वो वाकई राह की ऑफिसर दिखाई दे रही थी। अंदर फोन है ना, इंटरनेशनल लाइन चाहिए, उसने सरदार की तरफ देखकर कहा। यस मैम, आइए पधारिए, सरदार ने एक तरफ हटते हुए कहा। आपको डायरेक्ट कोड का तो इल्म है ना, उसने सलीम की तरफ देखते हुए पूछा। ऑफ कोर्स भाई, सारी जिंदगी किया ही क्या है, सलीम ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। ओके, अंदर जाकर बात कर लो, इत्मीनान से बात करना, कहीं टाइमिंग के चक्कर में न पड़ जाना, उसने सलीम के कंधे पर बेतकल्फी से हाथ मारते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे बगैर फोन का क्या मजा आएगा, सलीम ने उसकी तरफ देखकर फिल्मी अंदाज में कहा। ओह तो ये बात है, चलो भाई सरदार जी जूस अंदर ही भेज देना, उसने छोटे से बगली कमरे की तरफ जाते हुए सरदार से कहा। थोड़ी देर बाद सलीम उसके सामने इंटरनेशनल लाइन पर लंदन का एक नंबर मिला रहा था। उसने दूसरी तरफ किसी प्रकाश को मुखातिब किया और बेतकल्फी से बातें करने लगा। बज़ाहिर उसने दिल्ली में अपना एड्रेस और फोन नंबर लिखवाया था और पैसों से मुतल्लक बात की थी, लेकिन सुदर्शना के फरिश्तों को भी समझ न आ सकी कि उसने कर्नल जोशी की मौजूदगी का मैसेज दूसरी तरफ पास करवा दिया था। 7-8 मिनट बाद उसने फोन बंद कर दिया। ओहो, इतनी जल्दी क्या है, सुदर्शना ने उसकी तरफ देखकर गिला करने के अंदाज में कहा। क्यों बेचारे की हजामत करने पर तुली हुई इंस्पेक्टर साहिबा, उसने जवाब दिया। ओह नो, ये बेचारा नहीं, कसाई है कसाई, एजेंसी से दोस्ती की आड़ में हर साल लाखों का फायदा उठा लेता है। अगर हमने कम वक्त का 400-500 रुपया लगवा भी दिया तो क्या क़यामत आ गई, और तुम्हें ये क्या हर वक्त पैसे इकट्ठे करने का जुनून सवार रहता है, सुदर्शना ने दुकान से बाहर निकलते हुए कहा। तुम अभी नहीं समझोगी सुदर्शना देवी, जब से तुम्हें देखा है जी चाहता है जल्द से जल्द अपने कदमों पर खड़ा हो जाऊं, मेरा मतलब है लाला जी को कुछ करके दिखा दूं। सलीम ने जो मानी सी बात की और सुदर्शना के चेहरे पर एकदम लाली सी फैल गई। अच्छा तो ये इरादे हैं हजूर के, चलिए हम भी देखते हैं, उसने सलीम से आंखें मिलाए बगैर कहा। दोनों गाड़ी के नजदीक पहुंच चुके थे। तुम अब जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा, सलीम ने कहा। तकल्लुफ भी करने लगे हजूर, सुदर्शना ने उसके अंदाज में जवाब दिया। नहीं सुदर्शना, तुम्हारी ड्यूटी का तकाजा यही है कि तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब न किया जाए, प्लीज मुझे भी अकेले घूम फिर कर मेला देखने दो ना, उसने संजीदगी से कहा। ठीक है महाशय जी, लेकिन इस मेले में कहीं खो न जाइएगा, उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा। सलीम ने महसूस किया था कि वो उसे बादल नफास्ता ही छोड़कर जा रही थी, शायद उसका दिल नहीं चाहता था। सुदर्शना चली गई। वो पैदल चलता दूर तक आ गया जहां एक और प्राइवेट कॉल ऑफिस से उसने लंदन फोन किया और अपने अल्फाज में 8-10 मिनट में अब तक की सारी राम कहानी सुना दी। अब उसे दूसरी तरफ से हदायत का इंतजार था। थोड़ी देर सड़कों पर मटरगश्त करने के बाद वो घर लौट आया। दिवाली की आमद थी। दिल्ली को इसके बासियों ने दुल्हन की तरह सजा दिया था। हर तरफ रंगनूर का एक तूफान सा उमड़ाया था। सुबह के वाकया का उसके दिल ने खासा गहरा असर कबूल किया था। एक मरतबा फिर उसने दिल ही दिल में कर्नल जोशी को कैफरे करदार तक पहुंचाने का आज़म दोहराया
और मुख्तलिफ बसों के जरिए सफर करता घर तक पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद वो लाला जी के साथ तैयार होकर मशीनें देखने जा रहा था जो उन्होंने किराए पर लेने का अज़म जाहिर किया था। प्रिंटिंग का थोड़ा बहुत काम वो समझता था। इस पेशे में आने के बाद उसने 2-3 काम खास सीख लिए थे। खुदा जाने कब कहाँ और कौन सा बहरूप भरना पड़ जाए। सलीम ने थोड़ी देर तक तनकीदी नज़रों से मशीनें देखने की अदाकारी करने के बाद लाला जी को हाँ कह दी और उन्होंने उस वक्त अपनी जेब से 500 रुपये निकाल कर मालिक के हाथ पर बतौर एडवांस रख दिए। थोड़ी देर बाद लाला द्वारका दास उसे दिल्ली के मशहूर मिठाइयों की दुकान पर ले जा रहे थे। इस डील की खुशी में उन्होंने वहां से मिठाई का एक डब्बा खरीदा और शाम ढलने पर घर पहुंच गए, जहां सुदर्शना पहले ही से उनकी मुंतजिर बैठी थी। सब ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया और दिवाली की तैयारियों में जुट गए, क्योंकि परसों दिवाली थी। दिवाली की शॉपिंग के लिए सुदर्शना सलीम अपनी माँ और बाप को अपनी गाड़ी में ले आई थी। राहुल हस्बे साबिक गायब था। रात गए देर तक वो लोग दिवाली की शॉपिंग करते रहे। सलीम ने एक बात बतौर खास नोट की थी कि हिंदू घरानों की लड़कियों के बरक्स सुदर्शना का हाथ बड़ा खुला था। वो खर्च करते हुए सोचने की कायल नजर नहीं आती थी। दूसरे रोज दिवाली थी। सलीम को न चाहते हुए भी बादल नख्वास्ता दिवाली की खुशियों में उनका साथ देना था। शाम तक वो लोग शहर की सड़कें छांटने के बाद घर आ गए थे। उन्होंने सारा दिन इकट्ठे गुजारा था। सलीम महसूस कर रहा था कि सुदर्शना आज उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही। उसने आज खिलाफे मामूल बड़े भड़कीले कपड़े पहन रखे थे। सब लोग घर की छत पर आतिशबाजी में मसरूफ थे जब वो सलीम का बाजू पकड़ कर नीचे आ गई। सलीम भी उसके साथ ही खिंचा चलाया था। क्या बात है, कहाँ भगा कर ले जाओगे इस बेचारे सीधे साधे लड़के को? उसने नीचे पहुंचने पर कहा। जरा पैदल चलते हैं, मुझे रात को सड़कों पर घूमने का बड़ा मजा आता है। फिर तुम्हारे होते हुए ये बात भी ज़हन में रहती है कि कोई मुझे छू नहीं सकता। जिसका ऐसा दोस्त हो उसे और क्या चाहिए। आज मैं सोचती हूँ भगवान ने तुम्हें अगर मुझसे मिला ही दिया है तो जरूर इसमें उसकी कोई मर्जी शामिल होगी। मैं कोई धार्मिक लड़की नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ मुलाकात और इस तरह तुम्हारा हमारे यहाँ आना बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। पहले तो सलीम हैरान हुआ कि आज इस कमबख्त को कहाँ से ये बात याद आ गई। देखो सुदर्शना, मेरे भी ऐसे ही जज्बात हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा भगवान पर भी विश्वास नहीं है, और मेरा मन कहता है कि जरूर उसने मुझे तुम्हारे यहाँ भेजा है। जहाँ तक मेरी बात है, पहले मेरे मन में भी यही सवाल उठे थे, लेकिन मुझे इनका जवाब मिल गया है। शायद भगवान ने मुझे कोई बड़ा इनाम देने के लिए यहाँ भेज दिया है, और शायद वो बड़ा इनाम तुम ही हो। उसने जी खड़ा करके मिलाकर अंधेरे में तीर चला ही दिया, जो सीधा निशाने पर लगा। वाकई तुम ऐसा सोचते हो राज? सुदर्शना ने उसका बाजू गर्मजोशी से दबाते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ सुदर्शना, और ये कोई जज्बाती सोच नहीं। उसने जवाब में सुदर्शना का हाथ भी उतनी ही गर्मजोशी से दबा दिया था। लेकिन तुमने ज्यादा जिंदगी वलायत में गुजारी है वहाँ। छोड़ो इस बात को, आइंदा कभी ना दोहराना। मगरब कभी मेरी कमजोरी नहीं रहा। अगर होता तो मैं यहाँ ना आता। सुदर्शना, जब से मुझे तुम्हारी सर्विसेज का इल्म हुआ है, मैं दिल की गहराइयों से तुम्हारी इज्जत करने लगा हूँ। मुझे सहमी हुई खौफजदा भारतीय नारी कभी पसंद नहीं रही। मैं तुम जैसी बहादुर और वतन दोस्त लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ। उसने सुदर्शना की बात काटते हुए कहा। सिर्फ इज्जत ही? सुदर्शना ने अपनी लांबी पलकें उठाई। नहीं, इससे आगे भी बहुत कुछ जो मैं ना भी कहूँ, लेकिन तुम समझ जाओगी। ओह राज, उसका जुमला अभी मुकम्मल हुआ ही था कि बेसाख्ता सुदर्शना ने चलते चलते अपना सर उसके कंधे पर रखकर अपना सारा बोझ उस पर लाद दिया। सलीम को अपने खून में चिंगारियां दौड़ने का एहसास हुआ। काफी दूर तक वो इस पोजीशन में चलते आए थे। सुदर्शना उसे घर के नजदीकी पार्क में ले आई थी, जहां तल धरने को जगह नहीं थी। बमुश्किल उन्हें एक कोना खाली दिखाई दिया। घास पर हल्की सी नमी का एहसास हो रहा था, लेकिन दोनों वहीं बैठ गए। सुदर्शना ने अपना सर उसके जानों पर रख दिया था और खुद लेट गई थी। वो बहुत पुरसकून दिखाई दे रही थी। उसके अलावा उसने कोई जज्बाती हरकत नहीं की थी। सलीम के बार बार वक्त गुजरने का एहसास दिलाने की परवाह किए बगैर वो करीबन आधी रात तक उससे बातें करती रही। इन बातों में उसने अपना सारा माजी उसके सामने खोल कर रख दिया था। अपनी नौकरी के सारे भेदभाव बता दिए थे, और सलीम ने इस गुफ्तगू के नतीजे में अपना अगला लाहिया अमल भी तय कर लिया था। रात ढले वो घर पहुंचे तो राहुल नशे में धुत ड्राइंग रूम के सोफे पर ही खराटे ले रहा था। मालूम होता था जैसे लाला जी ने भी 1-2 पैग लगा लिए थे, क्योंकि वो भी वहीं कालीन पर खिलाफे मामूल लंबी तान कर सो रहे थे। सुदर्शना ने अपने पास मौजूद चाबी से घर का ताला खोला था। दोनों अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। सुबह उसकी आंख फोन की घंटी की आवाज से खुली थी, जो मुसलसल बज रही थी। फिर शायद सुदर्शना ने ही हिम्मत करके रिसीवर उठा लिया था। अगले हिले में उसे अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। राज, तुम्हारा फोन है लंदन से। उसने बाहर ही से पैगाम दिया और सलीम छलांग लगाकर बिस्तर से बाहर निकल आया। कोई मिस्टर प्रकाश है। दरवाजा खुलने पर जैसे ही उसकी नजर
प्रणाम के लिए हाथ बांधे सुदर्शना पर पड़ी, उसने फौरन ही अगला पैगाम दिया। ओह कमबख्त ने किस वक्त तुम्हारी नींद खराब कर दी, उसे क्या अभी ही आना था? एनीवे थैंक यू, उसने सुदर्शना की तरफ देखकर कहा। बेवकूफ़ों वाली कोई बात मत करना, सुदर्शना ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्राइंग रूम में धरे फोन का रिसीवर उठाकर उसने हाथ में पकड़ लिया। सुदर्शना को उसने रसोई की तरफ जाते हुए देखा था। शायद वो चाय बनाने चली गई थी, क्योंकि आज खिलाफे तवक्का उसके माता पिता भी अभी तक गहरी नींद सो रहे थे। हेलो, उसने बढ़ाई हुई आवाज में कहा। दिवाली मुबारक। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज को वो हजारों में पहचान सकता था। ये उसके बॉस की आवाज थी और उसे अंदाजा हो गया था कि यह कॉल लंदन से नहीं किसी और जगह से की जा रही थी। दिवाली मुबारक। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया, अभी 5-10 दिन और ठहर जाते, उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा। दूसरी तरफ से मामूल की 2-4 बातें करने के बाद उससे मतलब की गुफ्तगू शुरू हो गई। उसे कर्नल जोशी से मुलाकात पर मुबारकबाद देते हुए कहा जा रहा था कि इस मर्तबा राह को उसका सारा कर्जा लौटाना है और ये वापसी सूद समेत होनी चाहिए, लेकिन सख्ती के साथ इस बात की हदायत की गई थी कि वाइट फ्लावर को हरगिज आंच नहीं आनी चाहिए। उसके बास ने बताया था कि शमसी का सबसे नज़दीकी दोस्त यही कर्नल जोशी है, जिसने हाल ही में सिंध में ट्रेन में धमाका करवा कर कई बेगुनाहों की जान लेने के बाद इसके मुल्क की इंटेलिजेंस को बाकायदा ललकार कर कहा है कि अगर वो इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं तो बिगाड़ कर दिखाएं। ओके डियर, जल्दी करना, मुझे सख्त जरूरत है। उसने ये कहते हुए फोन बंद कर दिया। सुदर्शना उसके नजदीक भी मौजूद होती तो भी उसके कुछ पल्ले पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि सलीम की तरफ से जो भी बात की गई थी वो हिसाब किताब से मुतल्लक थी। उसे सारा मंसूबा समझा दिया गया था और उस यकीन के साथ कि अगर उस कॉल को कोई ट्रेस भी कर रहा था तो उसके पल्ले कुछ पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सलीम को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था, उसे उसी लम्हे का इंतजार था। अब उसे रूबा अमल होना था। सुबह हस्बे मामूल नाश्ते के बाद वो लाला जी के साथ उसी प्रेस क्लब की तरफ चल दिया। उसने अपनी सारी रकम लाला जी को अपनी आमद के दूसरे ही रोज थमा दी थी और लाला जी अपनी सुपुत्री के साथ भी वहां आए थे। इन लोगों ने बैठकर मुआहदा लिख लिया, फ्रीकैन के दस्तखत सब्त हो गए और प्रेस की चाबियां उन्होंने लाला द्वारकादास को पकड़ा दी। दूसरे रोज उसने लाला द्वारकादास पर साबित कर दिया कि कम से कम इस मुल्क में इस जैसा मेहनती और कोई नहीं। रात गए तक उसने लाला जी के भर्ती करदा 2 मशीन मैनों के साथ मिलकर खुद सारी मशीनों की सफाई की थी और इन्हें चला कर दिखा दिया था। लाला जी इसकी सलाहियतों पर दंग रह गए थे। उन्होंने शायद इस लम्हे अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला कर लिया था, सलीम को हमेशा अपने साथ रखने का फैसला, क्योंकि इससे ज्यादा शरीफ और मेहनती दामाद उन्हें सारे भारत में नहीं मिल सकता था।